Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ से ना थोड़ा टेक्निकल पार्ट शुरू हो रहा है आपके चैप्टर का, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हैं ना यहाँ पे, ये आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगी क्योंकि कॉमर्स वालों को ये पढ़नी ही पड़ती हैं। तो आप आगे चल के कॉमर्स में कोई भी फील्ड ज्वाइन करें, आपको ये सारी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लिखी दिख जाएंगी। कोई कॉर्पोरेट बॉडी ज्वाइन करोगे, ये सारी चीज़ें डे टू डे एक्टिविटीज़ का पार्ट होगी जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे इन सब चीज़ों पे वो करनी होगी। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। फर्स्ट हमारा वर्ड है कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? नाम से समझने की कोशिश करना। कैपिटल मतलब क्या? पैसा, जो कि बिजनेस चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, सबको पता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कैपिटल किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाई गई है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कैपिटल किन किन चीजों को मिला के बनाया गया है, कैपिटल का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। एक फॉर्मूला भी है यहाँ पे, बट काफ़ी इजी फॉर्मूला है। मैं बोल रही थी ना, रेशोज वाले फॉर्मूलेज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि बहुत इजी होते हैं। कैसे? ये बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द proportion of debt and equity used for financing the operations of business। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल में कितना हिस्सा डेट का है और कितना हिस्सा इक्विटी का है, वो कहीं ना कहीं आपको पता लगता है किससे? कैपिटल स्ट्रक्चर से। जैसे कि आई सेड, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपकी कैपिटल किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनी हुई है, उसमें किसकी कितने भागीदारी है। तो किसकी किसकी भागीदारी देखते हैं हम? एक डेट की देखते हैं और दूसरा हम इक्विटी की देखते हैं कि आपके पूरे कैपिटल में कितना डेट लगा हुआ है और कितनी इक्विटी लगी हुई है। अब डेट और इक्विटी तो मैं आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि आई एक्सपेक्ट ये आपको पता होगा, बट मैं एक बार इसका मतलब ज़रूर बता देती हूँ। इक्विटी का मतलब होता है कि जो कैपिटल आपने शेयर होल्डर से कलेक्ट की है, लोगों को शेयर्स बांटे, उनसे पैसे लिए, तो वो इक्विटी कहलाई जाती है। डेट का मतलब होता है आपने डिबेंचर्स इशू किए, आपने बॉन्ड्स इशू किए, आपने एडवांसेस दिए, आपने लोन लिए बैंक से, ये सारे डेट में आते हैं जो आपकी फिक्स ऑब्लिगेशन के साथ आते हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर में किसका प्रोपोर्शन कितना है, मतलब अगर मान लो पूरी कैपिटल आपकी 100 रुपए की है तो उस 100 रुपए में डेट कितना है और इक्विटी कितनी है, वो बताता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या बोलता है? डेट अपॉन इक्विटी। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पे भी बना के दिखाती हूँ। ये एक कंपनी है जिसका कैपिटल है, ये एक कंपनी है जिसका कैपिटल आपको बोर्ड पे बना हुआ दिख रहा है। कैपिटल मतलब टोटल पैसा। अब इस पैसे में हमने 20% बैंक से लोन लिया हुआ था। 20% का क्या किया हुआ था? बैंक से लोन लिया हुआ था। ये जो मैं बना रही हूँ ना, मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक में बनाइए क्योंकि उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमेशा के लिए रहेगी। मैं बहुत कम बोलती हूँ आप लोगों को कि बेटा मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए, कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते रहिए बुक में, नोटबुक में, पर आपको इतना खुद से समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको साइड बाय साइड लिखते रहनी चाहिए ताकि आपको लॉन्ग रन में सारी कॉन्सेप्ट्स अच्छे वे में वो। कितनी बार वीडियोस देखोगे? 10 बार, 12 बार, लेकिन पेपर से पहले तो उतना टाइम नहीं मिलेगा ना। उस टाइम पे वो शॉर्ट नोट्स जो आप बनाओगे ना, वही इस्तेमाल करोगे। तो इनको देखते रहो, मतलब इनको लिखते रहो कहीं ना कहीं। तो 20% कैपिटल आपने कहाँ से रेज की है? किसी बैंक से लोन लेके। 40%
आपने इक्विटी इशू किया है, 40% क्या किया है, इक्विटी इशू किया, मतलब शेयर होल्डर्स को पैसे दिए हैं और वो आपको उसके बदले में क्या दे के जा रहे हैं, शेयर होल्डर्स को आपने शेयर्स दिए हैं और वो उसके बदले में आपको पैसे दे के जा रहे हैं। तो ये हो गई इक्विटी और ये हो गया आपका लोन। 60% ये हो गया। फिर उसमें से 30% आपने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं। यहाँ पे आप एक सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी इस नेचर की है कि उसके साथ एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आती है। इसका 10% सेविंग से आया है, मतलब आपकी ये पर्सनल सेविंग्स थी, और रिमेनिंग 20% जो है वो आपने बॉन्ड्स इशू करके लाया हुआ है। वो आपने क्या किया हुआ है, बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं और लाया है एग्जिस्टेंस में। सो कैपिटल स्ट्रक्चर दोबारा से समझाऊं तो 20% बैंक से लोन लेके पूरा किया है, 40% की इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं, 30% के डिबेंचर इशू किए हुए हैं, 20% के बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं और 10% आपकी सेविंग्स है। कैपिटल स्ट्रक्चर आप पता लगाएगा कि पूरी कैपिटल में डेट का पार्ट कितना है और इक्विटी का पार्ट कितना है। चलिए कैलकुलेट करें, थोड़ा सा मैथ्स वाला काम आ गया। डेट अपॉन इक्विटी इज द फॉर्मूला। इक्विटी कितनी है, 40, डेट कितना है, सबसे पहले तो यहाँ पे पता लगाएंगे ना डेट वाली फिगर कौन कौन सी है। बैंक से लोन लेना क्या है, डेट है, तो 20। डिबेंचर्स इशू करना क्या है, डेट है, मतलब 30। चलो ये सेविंग वाला हिस्सा हटा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देगा आपके लिए चीज़ों को। 30% ही क्या कर देते हैं, बॉन्ड्स कर देते हैं। ठीक है, फिर डेट हो गया, डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, और रिमेनिंग 30% क्या है, आपका है बॉन्ड्स। ठीक है, क्या बना, 60, 80, 1 सेकेंड, 20, 30, 30, 60, 60 और 40, थोड़े कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, गलत कर दिए फिगर्स मैंने यहाँ पे। दिस इज 20 और 60 तो हो गए थे, 40, 20, 20 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए, 20, 20। तो लोन है 20 का, 20 के डिबेंचर हैं और 20 का ही क्या है, बॉन्ड्स हैं। कितने हुए टोटल, ये हो गए 60। 60 अपॉन 40 क्या रेशो हो गई, 60:40। मतलब आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का हिस्सा था 60 और इक्विटी का हिस्सा है 40। तो मतलब आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का हिस्सा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। अब ये आपके लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात हो सकती है। उसका कारण ये है कि जब कैपिटल में डेट का हिस्सा ज़्यादा है मतलब फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ज़्यादा है, अब आपको इंटरेस्ट पे करने पड़ेगा, चाहे वो बैंक लोन पे हो, चाहे वो डिबेंचर्स पे हो, चाहे वो बॉन्ड्स पे हो, हर किसी पे आपको हर महीने क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके लिए एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन वाला काम कि हर महीने आपके सर पे इतनी सारी बर्डन आके बैठी हुई है। अगेन मैं कैलकुलेट करना बता देती हूँ, क्या बोला मैंने, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। 40% इक्विटी किया था, 20% बैंक लोन से लिया था, 20% बॉन्ड से इशू किया था, 20% डिबेंचर से इशू किया था। अब ऐसे सिनेरियो में अगर हम डेट अपॉन इक्विटी करें विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो वो कैसे आएगा, इक्विटी होगी 40%, लोन होगा 20%, डेट डिबेंचर 20%, बॉन्ड्स 20%, जो कि टोटल 60% हो जाएंगे। और 60 अपॉन 40 इज इक्वल टू 60:40, दैट इज इक्विटी और डेट का रेशो।
What kind of capital structure is best for a firm is very difficult to define. ये बोलते हैं कि ये पता लगाना कि कौन सी स्ट्रक्चर बेस्ट होगी, 50-50 वाली, 60-40 वाली, 40-60 वाली, कौन सी वाली बेस्ट होगी, बहुत मुश्किल होता है पता लगाना. The capital structure should be such which increases the value of equity share or maximizes the wealth of the equity shareholders. ये बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है, जो शेयर होल्डर्स के अर्निंग होती है पर शेयर, वो इंक्रीज हो, मैक्सिमम हो. बस हमें उस चीज़ से मतलब है. अब ये कैसे पता लगेगा वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे जब हम उन फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे. सो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, लास्टली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल किन किन चीज़ों से मिलके बनी है. कैपिटल मिलके बनी है डेट और इक्विटी से, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम डेट और इक्विटी की बात करेंगे. तो हम प्रोपोर्शन जानना चाह रहे हैं कि पूरी कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन कितना है और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है. बट एक कोई बेस्ट स्टैंडर्ड वो बताना मतलब परसेंटेज बताना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हर कंपनी के लिए अलग डेट स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है. कैपिटल स्ट्रक्चर हर कंपनी के लिए अलग 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 होता है और किसी के लिए कोई बेनिफिशियल होता है, किसी के लिए कोई बेनिफिशियल होता है. इसमें आगे ये बोलते हैं डेट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क. क्यों बोला है ऐसा, देखो स्पेस थोड़ा कम है तो थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगी. मैंने बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन देखते हैं कि कैपिटल में कितना कैपिटल डेट से इशू किया हुआ है और कितना इक्विटी से आया हुआ है. ये अब बोलते हैं कि दोनों की ही कॉस्ट और रिस्क अलग अलग होता है. दो चीज़ों पे ध्यान देना है हमें यहाँ पे, किस किस पे, एक तो कॉस्ट पे और एक रिस्क पे. कॉस्ट की बात की जाए तो इनका कहना है कि जो डेट होता है ना वो कम कॉस्ट पे इशू किया जा सकता है, वो कम कॉस्ट पे इशू किया जा सकता है. whereas इक्विटी जो होता है उसको इशू करने की कॉस्ट ज़्यादा होती है. इक्विटी जो होता है उसको इशू करने की कॉस्ट ज़्यादा होती है. सो अगर हम बात करें कॉस्ट की तो दे से कि डेट में कॉस्ट कम इशू, डेट को इशू करने की कॉस्ट कम आती है, वेरस इक्विटी में ज़्यादा कॉस्ट जाती है. अब ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा इसलिए बोला गया है कि बेटा देखो जब हम इक्विटी इशू करने जाते हैं तो ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है, तो हमें बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ता है, लोगों को भेजना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट कराना पड़ता है. ये सारी कॉस्ट ही तो हैं जो उससे रिलेटेड हैं. तो यहाँ पे अगर हमें इक्विटी इशू करनी होगी तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बेयर करनी पड़ेंगी. Whereas डेट में क्या करना है, बैंक में जाना है, कोलैटरल प्रॉपर्टी सबमिट करनी है और लोन लेके आ जाना है. ना कोई ब्रोकरेज फीस रहेगी, ना ही उनको आपको किसी और तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे. तो कॉस्ट को अगर हम बेसिस बनाएं तो डेट सही पड़ेगा इन कंपैरिजन टू इक्विटी. लेकिन बात की जाए रिस्क के बारे में कि रिस्क किस में कितना होगा, डेट में ज़्यादा होगा या इक्विटी में ज़्यादा होगा, तो बेटा समझो डेट में रिस्क ज़्यादा होगा, इक्विटी में रिस्क कम होगा. किसके पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ मैं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, क्योंकि हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से ही तो समझ रहे हैं अभी चीज़ों को. ये बोलते हैं कि जो डेट होता है ना, जो डेट होता है ना उसमें आपको फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आती है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई चार्जेस देते रहने पड़ेंगे. तो इस तरह की एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आपके सर पे आ जाती है, एक बर्डन आपके सर पे आ जाता है जो कि फिक्स्ड नेचर का होता है. Whereas इक्विटी में ऐसा नहीं है. इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं आपके पास प्रॉफिट आएगा, आपका मन करेगा तो दे दीजिएगा वरना रहने दीजिएगा. मतलब यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है. ये चीज़ तो मैं आपके सामने बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि इक्विटी में फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती है, whereas डेट में फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है, क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेके आएंगे तो आपको उस लोन पे इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा.
सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि रिस्क के मामले में जो डेट होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है और इक्विटी कम रिस्की होती है। ये बोलते हैं as debt involves less cost but it is very risky securities। डेट में जो कॉस्ट होती है वो कम होती है लेकिन रिस्क के मामले में डेट बहुत ज़्यादा होता है। ये इक्वेशन आपको अपनी आंसर शीट में लिखनी है एज वेल एज आपकी नोट्स वाली नोटबुक में भी लिखनी है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कॉस्ट के मामले में डेट की कॉस्ट कम होती है, इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन रिस्क में उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है क्योंकि डेट ज़्यादा रिस्की होता है, इक्विटी कम रिस्की होती है। सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है एज दैट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट लेकिन इट इज़ मोर रिस्की, whereas equity are expensive securities but these are safe securities from company's point of view। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो, मैं अगर कंपनी के डिबेंचर होल्डर बनूंगी, मैं अगर कंपनी के डिबेंचर्स खरीदूंगी तो मुझे हर महीने कंपनी को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब कंपनी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मुझे हर महीने देती रहेगी। तो मेरा फ़ायदा किस में हो रहा है? डिबेंचर में हो रहा है। शेयर्स खरीदूंगी तो क्या होगा? कभी कंपनी को फ़ायदा हुआ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है इक्विटी खरीदने में। तो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे लिए डेट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। बट मैं ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं। बट अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इक्विटी में कम बेनिफिट मिलता है, वेयर एज डेट में फिक्स नेचर का बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता रहता है। लेकिन क्योंकि हम कंपनीज के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद कौन सा होगा? जिसमें उनको बार बार पेमेंट ना देनी पड़े। तो डिबेंचर में तो उन्हें बार बार पेमेंट देनी पड़ेगी, लोन में तो उन्हें बार बार पेमेंट देनी पड़ेगी, बॉन्ड्स में तो उनको बार बार पेमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन जब बात करते हैं हम किसके बारे में? इक्विटी के बारे में, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बार बार पेमेंट नहीं देनी पड़ती है। Debt is risky because payment of regular interest on debt is a legal obligation of the business। डेट को रिस्की क्यों बताया हुआ है? क्योंकि फिक्स ऑब्लिगेशन होती है जो पे करनी पड़ती है इंटरेस्ट के रूप में या किसी भी रूप में। In case they fail to pay debt, security holders the claim over the assets of the company and if the firm fails to meet this, okay। ये बोलते हैं कि डिबेंचर्स आपने इशू किए हुए थे, अब डिबेंचर होल्डर्स को आपको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है फिक्स्ड इंटरवल्स पे। आपने वो नहीं दिया उनको, कल वो आके आपके दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे ये असेट मुझे दे दो, ये प्रॉपर्टी मैं ले जाऊंगा, ये सोफा मैं ले जाऊंगा अपने घर, ये कंप्यूटर मैं अपने घर ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनका हक बनता है, उनका राइट होता है। Whereas इक्विटी वालों को आप कुछ भी नहीं दो, वो आपके यहाँ से कोई सामान नहीं उठा के ले जा सकते। तो बाहर वाले जो ये डेट वाले होते हैं ना, इनको हमेशा बाहर वाला कंसिडर किया जाता है। तो बाहर वालों का पैसा अगर आप ड्यू रखेंगे तो वो आपके घर में आके आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जा सकते हैं। सो अगर आपने इनके क्लेम्स को राइट टाइम पे सेटिस्फाई नहीं किया तो हो सकता है ये आपको आपके असेट्स पे अपना क्लेम जताना शुरू कर दे। सो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि कैपिटल में कितना हिस्सा होता है, डेट का कितना हिस्सा होता है, इक्विटी का कितना हिस्सा होता है, ये हम पता लगाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्मूला से, विच इज़ डेट अपॉन इक्विटी। और डेट हमारे लिए ज़्यादा रिस्की होता है लेकिन उसकी कॉस्ट कम होती है, वेयर इक्विटी में कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन कंपनी पर्सपेक्टिव से वो कम रिस्की कंसिडर किया जाता है। रिस्क इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन उसके साथ आ रही है जिसको आपने पूरा नहीं किया तो हो सकता है आपका हर एक प्रॉपर्टी, हर एक असेट बिक जाए। दैट्स इट। कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही है। आगे चल के और भी फॉर्मूलाज आएंगे और भी ऐसी टेक्निकल चीज़ें आएंगी समझने वाली, तो वो समझते रहिए। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको 11-12 बिजनेस स्टडीज़ में कोई भी इशू है तो उसके लिए 2 अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।